हेलो एवरीवन, एसएस एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सीटेट जुलाई 2024 का पेपर आपका लगा हुआ है और इसका मैंने जो सीटेट है सेकंड पेपर जो आपका है ना 6 to 8 वाला, उसमें आपका एसएसटी का जो पेपर होता है 60 नंबर का जो क्वेश्चन आता है एसएसटी का, ठीक है ना, उसका क्लास ये आपका चलेगा। और ये क्लास जो चलने वाला है तो ये आपका एग्ज़ाम तक चलेगा, क्योंकि जो एसएसटी का क्लास है ये आपको यूट्यूब पे बहुत ही कम देखने को मिलता है, तो इससे थोड़ा सा तैयारी करने में दिक्कत होती है, जिसके लिए मैंने एसएसटी की क्लास स्टार्ट की है, जिसमें कि आपका प्रैक्टिस सेट रहेगा और प्रीवियस ईयर इसमें मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर दोनों ही रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपका पेपर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं इस क्लास से, तो ठीक है ना। और ये सारे क्लासेस, ये जितने भी प्रश्न हैं, ये प्रश्न वही हैं जो कि पेपर में आपके आ चुके हैं, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखिएगा। इसके पहले मैंने कल से स्टार्ट किया है, इसका पहला जो प्रैक्टिस सेट है वो मैंने करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखी तो जाकर चैनल पर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी, ठीक है ना। और टेलीग्राम को कैसे ज्वाइन करना है ये भी मैं लास्ट में बता दूँगी। फिलहाल हम चलते हैं अपने प्रश्न पे। और सामाजिक अध्ययन आपका है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी, ठीक है। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने, मोहम्मद गजनवी ने, अकबर ने या फिर शेर शाह सूरी ने। तो जो दीन ए इलाही है, जैसे एक आप मान के चले सभा है, जिसमें कि सभी धर्म के लोग इकट्ठा होते थे और अपने अपने विचार रखते थे और एक दूसरे के विचार सुनते थे, ठीक है ना। पहले तो मतलब ये जो था ये सिर्फ मुस्लिम के लिए ही था, लेकिन बाद में सभी धर्मों को इसमें प्रवेश करने की अनुमति मिल गई थी। तो ये इसकी स्थापना करवाई गई थी, ये अकबर के द्वारा करवाई गई थी, ठीक है ना, दीन ए इलाही की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अकबर हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना है वो देख लीजिए, दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में करवाई गई थी, ठीक है ना। 1582 ईस्वी में करवाई गई थी। और इसमें मैंने बताया धर्मों के बीच मतभेद की खाई को भरने के लिए, यानी जो धर्मों के बीच में जो मतभेद हैं, जो मनमुटाव हो, उनको दूर करने के लिए दीन ए इलाही की स्थापना की गई थी। इसमें सभी धर्म के लोग इकट्ठा होते थे, ठीक है, अपने अपने विचारों को रखते थे। हुमायूं ने दीन पनाह नगर, अब यहाँ पे बात करें तो हुमायूं कौन था? तो हुमायूं अकबर का पिता था, ठीक है ना। तो अकबर के पिता जो हुमायूं है, इसने दीन पनाह जो नगर है ना उसकी स्थापना की थी। तो आपका यहाँ से प्रश्न बनता है कि दीन पनाह जो नगर है इसकी स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने। और हुमायूं नामा एक रचना है, जिसकी जो रचना है ये हुमायूं नामा, इसकी रचना गुलबदन बेगम ने की थी, ठीक है ना। तो आपसे ये पूछता है कि जो हुमायूं नामा रचना है ये किसकी है? गुलबदन बेगम की है, ठीक है ना। जो महमूद गजनवी है, आप जानते हैं महमूद गजनवी, ये 16 बार भारत पर 16 बार आक्रमण कर चुका है, ठीक है ना। इसमें इसने धन प्राप्ति के लिए मुख्य उद्देश्य था इसका कि धन प्राप्ति के लिए ही इसने, और आप जानते हैं गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है उस पर इसने 17 बार वो किया था, ठीक है ना, 17 या 16 बार ऐसे किया है। तो इसमें आक्रमण में इसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और बात करें यहाँ पे शेर शाह सूरी की, तो रोहतास आप जानते हैं, रोहतास गढ़ किला, रोहतास सबसे पहले तो कहाँ है? ये आपका बिहार में है, ठीक है ना, रोहतास आपका बिहार में है। और रोहतास में ही शेर शाह सूरी का मकबरा है, शेर शाह सूरी के पिता का भी मकबरा है। और जो रोहतास गढ़ किला है, किला ए कुहना नामक मस्जिद, ये आपका शेर शाह के द्वारा बनवाया गया है रोहतास में, ठीक है ना। तो ये रोहतासगढ़ किला ए कुहना, ये दोनों ही मस्जिद आपके, यानी ये जो मस्जिद है और ये जो किला है शेर शाह सूरी के द्वारा रोहतास में इसका निर्माण करवाया गया। बाकी शेर शाह सूरी का मकबरा पूछेगा तो सासाराम यानी आपका रोहतास में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है,
ठीक है। तो बहुत लंबा मैंने खींच दिया इसको, अब लंबा नहीं जाएंगे क्योंकि हमें प्रैक्टिस और भी करने हैं। अपने प्रश्न को ध्यान में रखेंगे। वेनसोंग किसके शासनकाल में आया था? तो वेनसोंग जो है ये आया था आपका भारत किसके काल में? तो आपका ये ऑप्शन है, दूर दूर थोड़ा सा है इसको, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन और स्कंदगुप्त। तो वेनसोंग जो आया था ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और ये आया था आपका 600 से 629 ईस्वी में आया था और 645 तक ये भारत में रहा है। तो 629 में आया था, 645 तक रहा और इसका जो उद्देश्य था नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करना और बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करना, ठीक है ना। तो ये बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले गया, बाकी नालंदा विश्वविद्यालय से इसने अध्ययन किया। और इसका जो भ्रमण वृत्तांत है सी यू की है। तो सी यू की एक रचना है इसकी, जिसमें इसके जितने भी इसने भ्रमण किया है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है ना, इसने लिखा हुआ है बाकायदा। इसके अलावा एक फाहियान है। तो फाहियान जो है एक गुप्त है और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, यानी चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य है उसके दरबार में फाहियान आया था, ठीक है ना। फाहियान आया था और डायमेकस सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। जो एक डायमेकस सीरियन था, ये आंतियोकस का राजदूत था। और ये आया था, जो डायमेकस सीरियन है ये बिंदुसार के दरबार में आया था, ठीक है ना। बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? तो आप यहाँ ध्यान में रखेंगे, डायमेकस सीरियन आया था। ये किसका राजदूत था? तो आंतियोकस का राजदूत था, बिंदुसार के दरबार में आया था, ठीक है। बाकी यहाँ पे बात करें तो डायोनीसियस जो था, तो ये मिस्र का जो टॉलमी फिलाडेल्फ्स, ठीक है, टॉलमी फिलाडेल्फ्स का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। तो अशोक के दरबार में पूछेगा तो डायोनीसियस आया था, ठीक है। और मार्को पोलो इटली का यात्री था। तो मार्को पोलो जो है ये पांड्य देश की यात्रा पर आया था। और तारानाथ एक तिब्बती लेखक था, ठीक है ना। तारानाथ कौन था? एक तिब्बती लेखक था। मार्को पोलो इटली का यात्री था, ये ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कलंदर कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे कलंदर कहा जाता है? बादशाहों में से, इन बादशाहों में से। तो कलंदर के नाम से बाबर को जाना जाता था, ठीक है ना। बाबर को जाना जाता है कलंदर के नाम से, ठीक है। और बाबर की बात करें तो मुग़ल बादशाह बाबर को कलंदर कहा जाता है। बाबर का जन्म जो हुआ था ये 1483 ईस्वी में हुआ था और इसके जो पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा था। तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। और बात करें यहाँ पे फरगना का शासक था, ठीक है ना। बाबर ने ही क्या किया था? मुग़ल वंश की स्थापना की थी इब्राहिम लोधी को हराकर, ठीक है ना। इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर इसने क्या किया था? मुग़ल शासन यानी मुग़ल जो वंश है उसकी स्थापना की थी। और उसी में आपका इसने तो खाने का प्रयोग किया था, तुलुगमा युद्ध नीति अपनाई थी। तो ये पूछता है बाबर ने किस युद्ध में तुलुगमा युद्ध नीति अपनाई थी? तो ये तो आपका जो है पानीपत का प्रथम युद्ध में, ठीक है ना। बात करें यहाँ पे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, बाबर के दो प्रसिद्ध तोपची थे ये, ठीक है, तोप चलाने वाले व्यक्ति थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ये दोनों बाबर के तोपची थे और पानीपत के युद्ध में भाग लिया था इन्होंने। तो उस्ताद अली मुस्तफ़ा बाबर से संबंधित हैं। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि मिली थी। और खानवा के युद्ध इसका जो हुआ था, तो ये ध्यान में रखेंगे खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था और ये बाबर और राणा सागा के बीच में हुआ था, ठीक है ना। और इसमें इसने जिहाद का नारा लगाया था। तो खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा लगाया था, ये आपसे पूछेगा। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे तो तुजुक ए बाबरी, इसकी एक बाबरनामा जिसे आप तुजुक ए बाबरी के नाम से जानते हैं, तो ये एक आत्मकथा है जो बाबर की तुर्की में लिखी गई है, जिसका बाद में फ़ारसी में अनुवाद भी किया गया, जिसको अनुवाद करने वाला जो व्यक्ति है वो अब्दुल रहीम खान खाना था, ठीक है ना।
बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है पार्टीशन बंगाल, बंगाल का जो विभाजन है, विभाजन करने वाला कौन था, गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? तो वो था कैनिंग। 1905 ईस्वी में, एक मिनट यहाँ पे प्रश्न देखना है। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है ना, गवर्नर जनरल, तो ये आपका कैनिंग ही तो था, ठीक है ना, सॉरी लॉर्ड कर्जन था। तो यहाँ पे आपका कर्जन हो जाएगा, जो कि 1905 में हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात करूँ, देखिए ये आपका 1905 में कर्जन के द्वारा, ठीक है, ये थोड़ा सा ना ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था। तो ये कर्जन जो है ना, कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन का वो किया था। और बाकी बात करें तो कर्जन ने 19 जुलाई तो 1905 में बंगाल प्रेसिडेंसी के विभाजन की घोषणा की थी इसने, ठीक है ना, 1905 में 19 जुलाई को। और वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में क्या किया था, इसको रद्द कर दिया था, ठीक है ना। तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा ये रद्द हुआ था, बंगाल का जो विभाजन है, ठीक है ना, लॉर्ड हार्डिंग के समय में ये बंद हुआ था, यानी रद्द कर दिया गया था। और लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति हुई थी। तो 1857 की क्रांति जो कुंवर सिंह और आपका आप माने उनका मंगल पांडे वाला जो मैटर था, ये सब लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ है, ठीक है ना। और लॉर्ड मिंटो के समय में अलग निर्वाचन व्यवस्था, ठीक है ना, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो आपका 1909 आया था, ये लॉर्ड मिंटो और मार्ले मिंटो के समय में आया। लॉर्ड मेयो के समय में आपका प्रथम जनगणना हुआ था। तो आपसे पूछ सकता है कि प्रथम जनगणना आपका किसके समय में हुआ था? तो ये लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था 1875 में, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को, ठीक है ना, रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। तो भारत के उद्धारक के नाम से किसे जाना जाता है? रिपन को। और यह किसने कहा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। ये ध्यान में रखेंगे आप। देखिए एक क्वेश्चन के बहुत सारे आपके प्रश्न यहाँ पे निकल रहे हैं, इसलिए अगर टाइम थोड़ा सा आपका यहाँ पे लगता है और क्वेश्चन आपका जैसे कि नंबर क्वेश्चन के कम अगर निकलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन से इतने सारे प्रश्न आपके बन रहे तो वो आपका पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो सबको डिटेल से पढ़ेंगे, अब टाइम है अभी, ठीक है। जब रिवीजन करना होगा तब हम डिटेल में इतना नहीं जाएंगे, फिर जितना प्रश्न हो सकेगा उतना कवर करेंगे, फिलहाल समझ के चलेंगे, ठीक है। बात करें कुंवर सिंह की, तो कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? कुंवर सिंह जगदीशपुर, बैरकपुर, अवध और बिंदौर। तो ये जगदीशपुर के जमींदार थे, ठीक है ना। कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। और कुंवर सिंह जो हैं 1857 की क्रांति में जगदीशपुर, बैरकपुर, अवध, बिठूर का कुछ न कुछ अपना एक महत्व था। तो इसमें इन्होंने जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में, ठीक है ना। आप जानते हैं 1857 की जो क्रांति हुई थी, वो जो सूअर की चर्बी होती है लगे कारतूस को यूज़ करने में इसका विरोध किया गया था। और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने एक सैनिक पर क्या हुआ था, इसने गोली चलाई, ठीक है ना। तो बात करें यहाँ पे अगर, तो ये आपका गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से जो है इन्होंने मना कर दिया था इन लोगों ने। तो इसमें अगर बात करें तो 10 मई को ये 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से, ठीक है, 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो 10 मई को स्टार्ट हुई थी, 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल यात्री हुई थी। दिल्ली का नेतृत्व जो बहादुर शाह जफर हैं उनको दिया गया था।
लखनऊ का नेतृत्व था तो ये बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है ना। और उस समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो पाल्मस्टन था, ठीक है, पाल्मस्टन। बात करें यहाँ पे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो जो हिंदुस्तानी संगीत है उसमें कुल मिलाकर आपके 7 स्वर होते हैं। कितने? 7 स्वर, ठीक है ना। 7 स्वर होते हैं। कौन कौन से? तो इसमें आपका विकृत कुल तो 12 स्वर होते हैं। एक सप्तक में जो है आपका 7 शुद्ध और 5 विकृत, कुल 12 स्वर माने गए हैं। शुद्ध स्वर निश्चित स्थान पर रहता है तो शुद्ध स्वर कहलाता है। शुद्ध स्वर आपका 7 माने जाते हैं, ठीक है ना। शुद्ध स्वर आपके 7 माने जाते हैं। टोटल तो आपके 12 हैं, ठीक है। तो इसमें आपका बड़ज सा, ऋषभ रे, गांधार ग, मध्यम म, ठीक है, और पंचम प, दैवत घ, निषाद नी। और विकृत स्वरों की संख्या कितनी है? तो शुद्ध स्वरों की संख्या पूछेगा शुद्ध की तो 7 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन विकृत का पूछेगा तो 5 हो जाएगा। टोटल पूछेगा तो आपका 12 हो जाएगा टोटल, ओके। तो इसमें कोमल स्वर रे गु स नी हो जाएगा आपका, और तीव्र स्वर हो जाएगा म। तो तीव्र स्वर म हो जाएगा, कोमल स्वर आपका रे गु स नी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? 4 ताल। तो 4 ताल का प्रयोग ये आपका तराना में किया जाता है, मुपद में किया जाता है, जिसे आप ध्रुपद कहते हैं, धमार में किया जाता है या फिर ख्याल में। तो 4 पद का जो प्रयोग है ये आपका होता है धमार में, ठीक है ना। किसमें? धमार में किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो है ये दिया है, अच्छा सॉरी, ऑप्शन सी है, ऊपर नीचे हुआ है, तो ये आपका ध्रुपद हो जाएगा, ठीक है ना। ध्रुपद में 4 ताल का प्रयोग, 4 ताल का प्रयोग होता है, ठीक है ना, ध्रुपद गायकी में, ठीक है। ध्रुपद हिंदुस्तानी संगीत के सबसे पुराने और भव्य रूपों में से एक है। और अकबर के शासनकाल में तानसेन, बैजू बावरा से लेकर राजा मानसिंह तोमर के दरबार तक ध्रुपद गाने वाले मिलते थे। ध्रुपद एक काव्यात्मक रूप है। इसमें संस्कृत अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। तराना क्या है? एक कर्कश प्राकृतिक राग है। अमीर खुसरो को इस विधा का जनक कहा जाता है। तराना का जनक कौन है? अमीर खुसरो, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, अमीर खुसरो। ख्याल शब्द फारसी का शब्द है। इसका अर्थ होता है विचार या कल्पना करना, ठीक है ना। और इसका जो उद्भव है ये अमीर खुसरो के द्वारा हुआ है। ख्याल का, ख्याल को शास्त्रीय स्वरूप प्रदान करने का श्रेय, जो शास्त्रीय स्वरूप है ये दिया था सदानंद नियामत खान को, ठीक है ना। अगला है, इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? तो नहीं है, नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव पे जाएंगे। एक चीज़ स्टेट में याद रखेंगे, अगर आपसे प्रश्न में नेगेटिव क्वेश्चन कर रहा है तो आप नेगेटिव ऑप्शन पे ही टिक करेंगे, ठीक है ना। बट आपसे पॉजिटिव की बात कर रहा है अगर क्वेश्चन में, तो आप पॉजिटिव ही आंसर ढूंढेंगे, ठीक है ना। ये 2 ध्यान में रखना है। तो जाकिर हुसैन है, पंडित किशन महाराज हैं, रामदास शर्मा है या अहमद जान है? तो ये रामदास शर्मा हैं, ये जो है तबला वादक नहीं है। बाकी जाकिर हुसैन हैं, पंडित किशन महाराज भी हैं और अहमद जान भी है। तो रामदास शर्मा नहीं है, ठीक है ना। अगला बात क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका कथन है, और कथन की बात करूं मैं तो निम्न कथन ABCD दिया हुआ है, ABCD दिए हुए हैं। इसमें आपका गहन कृषि के बारे में पूछा है, तो गहन कृषि के बारे में विचार करना है इन प्रश्न में, और फिर उसके बाद आपको आंसर देने हैं, ठीक है ना। तो गहन की बात करें, ये ऑप्शन है, ठीक है ना। गहन जो है, गहन कृषि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों से प्रचलित है क्या? इनमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और ज़्यादा पूंजी का उपयोग होता है क्या? या फिर वर्ष भर विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं, या आपका यह भारी वर्षा क्षेत्रों में प्रचलित होती हैं? तो यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, अगर मैं बात करूँ गहन कृषि की, तो इसमें आपका A और C सही हो जाएगा।
ए और सी, ठीक है ना। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित होते हैं। और दूसरी बात, इसमें जल जो वर्षा होती है वर्ष भर विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है ना। तो पूरे साल इसमें विभिन्न तरह की फसलें उगाई जाती हैं। तो इसमें ए और आपका बात करूं तो ये ऑप्शन है यहाँ से, ठीक है ना, ये आपका सही हो जाएगा, केवल ए और सी, ठीक है। अगला प्रश्न है, अच्छा यहाँ पे अगर बात करें तो ये सारी चीज़ें हैं, अब देख लेंगे, पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूँगी। बात करें प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए, तो प्रथम जो राष्ट्रीय खेल है आपका नेशनल गेम, ये आपका कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका मुंबई में हुआ था, ठीक है ना। कहाँ पर, मुंबई में हुआ था, ठीक है ना। कब, 1940 में मुंबई में हुआ था, 1940 में, ठीक है। इसमें प्रत्येक 2 साल बाद राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होता है। जो नेशनल गेम है ये 2 साल बाद होता है। इन खेलों को भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत पहली बार 1920 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। पहली बार 1924 के ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों के चयन के लिए जो भारतीय ओलंपिक खेल 1924 में लाहौर में आयोजित किया गया। इसी खेल का नवा संस्करण मुंबई में 1940 में आयोजित किया गया था, ठीक है ना। पहला आधुनिक राष्ट्रीय खेल 1985 में किया गया, कहाँ पर, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है आपका, आज भारत को गीता नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। ये किसने कहा है, तो आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। यह विचार किसने दिया, स्वामी विवेकानंद, राधा कृष्णन या फिर प्लेटो या फिर रूसो। तो ये स्वामी विवेकानंद का विचार है कि जो आज का भारत है इसे गीता की ज़रूरत नहीं है बल्कि फुटबॉल जो है के मैदान की ज़रूरत है, ठीक है ना। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, अच्छा यहाँ पे कुछ और भी जो है थॉट्स हैं वो ध्यान में रखेंगे आप। सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने जीवन के संरक्षण के लिए यहाँ से देखेंगे, अपने जीवन के संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जान जोखिम डालने का अधिकार है, ये रूसो का कहना है। और शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग के तथ्यों को जबरन दूसरी नंदा बल्कि, ठीक है ना, बल्कि वास्तविक शिक्षा तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। तो यह सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है, ठीक है। अगला है केंद्रिक बीज की संतति है। केंद्रिक बीज की संतति क्या है, यानी आपका इसमें बात करें, ठीक है, तो आधारीय बीज, प्रजनन बीज या फिर प्रमाणित बीज, पंजीकृत बीज, ठीक है। तो सर्टिफाइड बीज होना है या फिर ब्रीडर बीज है या रजिस्टर्ड बीज है। इसमें अगर बात करें तो ये आपका प्रजनन बीज यानी ब्रीडर सीड्स होते हैं, ठीक है ना, ये आपका ध्यान में रखेंगे इस बात को। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। तो ये किस आर्टिकल में है कि राज्यपाल कोई भी विधेयक को, यानी राज्यपाल कोई एक विधेयक को, यानी ये कानून जो बनाता है, ठीक है, विधेयक को राष्ट्रपति के स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। तो ये किस आर्टिकल में बताया गया है, 108, 52 में तो आपका राष्ट्रपति के बारे में बताया कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ठीक है ना, होगा। और इसमें अगर बात करूँ तो 200 ना आर्टिकल 200 में ये बताया गया है कि राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो संविधान के आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यपाल की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति की मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है, ठीक है ना। तो जो राष्ट्रपति की यानी राष्ट्रपति के द्वारा इसका राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है, ठीक है ना। और राष्ट्रपति का उल्लेख ही आपको 52 में देखने को मिलेगा। 108 में आपका अगर बात करें, आर्टिकल 108 में
तो इसमें आप किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा आपका हो गया और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में संविधान का सभा द्वारा यानी कुल मिला के आपका आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है। तो आपसे ये प्रश्न भी बनता है कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है ना। इसकी अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त बैठक की? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और आर्टिकल 200 में बताया गया है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, ठीक है ना, आर्टिकल 213 में, ठीक है। और राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार यानी शक्ति है, तो ये आपका 123 में। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश कब किस में है? 123 में। और राज्यपाल का जो अध्यादेश है ये 213 में, ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो जो भारत के उपराष्ट्रपति है उसका निर्वाचन निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है जिसके सदस्य होते हैं। तो ये सदस्य कौन होते हैं जो इसका निर्वाचन करते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं क्या? राज्यसभा के सभी सदस्य संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, या फिर आपका बात करें राज्य के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं? तो इसमें आपका जो है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं, यानी निर्वाचित और अनिर्वाचित दोनों ही होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल पर, ठीक है ना। और उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, तो ये आर्टिकल 3 यानी 63 में बताया गया है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद है और पहला जो सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति का है। और इस्तीफा देना होता है तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को इस्तीफा देता है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। और इनका जो उम्र है 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए ये योग्य हो, ठीक है ना। बात करें यहाँ पे कौन से देश का सदस्य नहीं है? दक्षेस, ठीक है ना। कौन सा जो देश है वो दक्षेस यानी सार्क जिसे कहते हैं, सार्क का सदस्य नहीं है। नेपाल है क्या? भूटान और आपका बांग्लादेश, जापान। तो इसमें अगर बात करें सदस्य नहीं है, ये आप आंसर है वो आप बताएंगे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप बताएंगे, ये आपका प्रश्न है, आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, ये ऑप्शन है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा जो अपने क्लास नहीं देखी है, इसके अलावा आपका एनसीईआरटी की जो क्लास मैंने स्टार्ट की है, ठीक है ना, जो कि आपके बीपीएससी टीआरई के लिए, बाकी अदर भी जो भी स्टूडेंट एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी के लिए है। तो प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है एनसीईआरटी की 6 to 12th की, इसमें सारे के सारे प्रश्न आपके नोट्स है, पूरा का पूरा सार है। आप जाकर उसे एक बार पढ़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा। और प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है तो आप जाकर उसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। 15 क्लासेस इसमें करवा दी गई बाकायदा अच्छे से। और इसकी जो पीडीएफ है ना मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी। टेलीग्राम को आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ से आप लिंक पे जाइएगा, लिंक से टेलीग्राम पे जाकर फॉलो कर लीजिएगा और पीडीएफ वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।